आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आंचल है और आज मैं अपने विषय अरावली पर्वतमाला के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। अपने बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म जीएसटीएस को धन्यवाद देना चाहूँगी, साथ ही जीएसटीएस की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी। डॉक्टर मनीष सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया, साथ ही एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया जिसमें जो है ग्रेट स्कॉलर्स के साथ मैं बैठ के अपने विषय पे बात कर पा रही हूँ। साथ ही प्रोफ़ेसर नवल सर को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप अपने कीमती समय को निकाल के इस परिचर्चा में आप शामिल हुए। इसके बाद अब मैं अपना परिचय प्रारंभ कर रही हूँ। तो ये मेरा नाम आंचल राजपूत है और मेरा पैन नाम आहाना है, जिसका अर्थ होता है सूर्य की पहली किरण। मैं अपनी कविताएं लेख इसी नाम पर लिखने का प्रयास करती हूँ। मैं राजस्थान की निवासी हूँ। मैंने अपना स्नातक भूगोल विभाग कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। वर्तमान में हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर कर रही हूँ। बचपन से ही मेरी लेखन में काफी रुचि है, लेकिन महाविद्यालय सोसाइटी जैसे कि हिंदी लेखन हिंदी भाषा सोसाइटी के माध्यम से अपने लेखन एवं भाषण कला में निरंतर सुधार करती रही। साथ ही कविताएं, आर्टिकल एवं लेख लिखती हूँ। मेरी कविता वृक्ष एवं आर्टिकल विकास के घूंघट में आपदाओं का आमंत्रण कमला नेहरू महाविद्यालय के भूगोल विभाग पत्रिका में प्रकाशित की गई है। मिट्टी द्वारा मानव निर्मित प्रियतमा कविता संकलन दी जाने वाली मेरी प्रथम कविता रही है। अन्य कविता अस्थिर मन भी मेरी जो है संकलन में प्रकाशित की गई है। जैसे कि मेरा विषय है अरावली, अरावली हमारी धरती। तो इस विषय को लेने के पीछे जो कारण रहे हैं वो इन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे कि चुपचाप खड़ी हमें जीवन देती हुई, इसी की गोद में परंपराएं पली, लोक कथाएं जन्मी और आस्था ने आकार लिया। अरावली टूटती है तो केवल पहाड़ नहीं बिखरते, हमारी जड़ें, पहचान और आत्मिक जुड़ाव भी कमजोर पड़ते हैं। अरावली जैसी जो पुरानी पहाड़ियां हैं, जो निम्न ऊंचाई वाली या शुष्क क्षेत्र में पर्वत श्रेणी में जो समस्याएं हैं, वे अभी आज के टाइम पे हमें अपने भारत में देखने को मिल रही हैं। और ये पहाड़ियां जो हैं आज चर्चा का विषय बन गई हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है नवंबर में कि 100 मीटर से ऊपर की जो अरावली पर्वत पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां रहेंगी और उससे नीचे वाली पहाड़ियों को डेवलपमेंट के लिए भी यूज में लिया जा सकता है। तो ये जो समस्या है वो कोई आज की समस्या नहीं है, ये कहीं ना कहीं पुरानी जो है इस पहाड़ी में जो माइनिंग हो रही है, गैर कानूनी खनन हो रहे हैं, इस पहाड़ी का दोहन हो रहा है। तो इस तरह की जो समस्या है, बट आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये चर्चा का विषय बन रहा है। जनमानस में ये बात आ रही है, फिर अभियान चलाए जा रहे हैं सेव अरावली करके। तो ये इस तरह के उदाहरण हैं जो वो हमें दुनिया के अन्य देशों में भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यूएसए की बात कर ले तो वहाँ एपलाचियन पर्वत, उसके बाद अमेरिका का एंडीज पर्वत हो गया, अफ्रीका का जो कि वनों की कटाई के लिए उसमें अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, एटलस पर्वत। साथ में एशिया में हिमालय पर्वत, जहाँ पे निरंतर डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, कभी सड़क के रूप में, कभी बांध, तो कभी पर्यटन के लिए, जिससे हमें भूस्खलन देखने को मिल रहा है। अमेज़न क्षेत्र की बात करें दक्षिण अमेरिका में, तो इस तरह के कई एग्जाम्पल है, कई उदाहरण हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। और आज फिर एक अरावली के लिए एक फैसला आता है। तो इसमें जो अरावली में इलीगल माइनिंग्स हो रही हैं, वनों की कटाई हो रही है, उनसे संसाधनों का दोहन हो रहा है। तो इस तरह के जो उदाहरण है वो हमें ब्राजील में भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ लौह अयस्क की इलीगल माइनिंग हो रही होती है। दक्षिण अफ्रीका में सोने को लेके और कोयले के खदान को लेके हो रही माइनिंग्स है जो। उसके बाद अमेरिका की बात कर सकते हैं हम, इंडोनेशिया में, मेडागास्कर, नेपाल में जो है कि बसावट और खेती का दबाव, इन सब वजह से जो है पहाड़ियों का अंधाधुंध दोहन हमें देखने को मिल रहा है वर्ल्ड वाइड। जल संकट की बात करें तो ईरान, चीन, मैक्सिको, ये कहीं अछूते विषय नहीं रहे हैं हमारे पहाड़ियों को लेके, पहाड़ों को लेके। जलवायु परिवर्तन तो सबको पता है कि पहाड़ियां जो हैं ये
चाहे वो 100 मीटर से ऊपर हो, चाहे 100 मीटर से नीचे हो, चाहे छोटी पहाड़ी हो या बड़ी पहाड़ी हो। हर एक पहाड़ी का एक रोल रहता है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, जैव विविधता में। तो इसके बाद चाहे वो अफ्रीका की हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की हो, जैव विविधता और वन्य जीव को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि चिली की जो एंडीज फुटहिल्स हैं, उसके बाद केन्या की पहाड़ियां, यूरोप के एल्प्स माउंटेन, फिर हमारा अरावली जो आ जाता है, जिसका परिभाषा बदलने से जो है मुद्दा खड़ा होता है। इसके साथ ही चाहे वो ब्राजील हो, फिलीपींस हो, तो इससे हमें देखने को मिलता है कि ये जो खनन है, वनों की कटाई है, जल संकट, जलवायु परिवर्तन, ये कोई आज की समस्या नहीं है। ना ही ये आज हमें देखने को मिल रहा है कि ऐसी जो क्रियाएं हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, ये आज के टाइम पे पहाड़ों में हो रही हैं। ये पहले से ये चीजें होती आ रही हैं, देश के अन्य भागों में हो रही है, अरावली में देखने को मिल रही है हमें ये चीजें। तो इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ जाता है कि जो ये है परिभाषा वो यूनिफॉर्म हो जाए, जो कि 4 राज्यों से होकर अरावली हमारी गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसकी परिभाषा ना रहे, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक यूनिफॉर्म परिभाषा हमें देखने को मिलती है। इसके बाद जो मेरा विषय है, उसके जो मेन पॉइंट्स रहेंगे वो कुछ इस तरह से रहेंगे कि अरावली पर्वतमाला संरक्षण बनाम परिभाषा विवाद, उसके बाद है अरावली का महत्व, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फैसले के सकारात्मक पहलू, नई चिंताएं क्यों, पर्यावरणविदों की आपत्तियां, सेव अरावली अभियान, आगे की राह, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव, और उसके बाद निष्कर्ष। तो सर्वप्रथम अगर अरावली के महत्व की बात करें तो ये सिर्फ पर्यावरण के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और जो पृथ्वी का इतिहास है उसके संदर्भ में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका और महत्व हमें देखने को मिलता है। क्योंकि दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से अरावली को माना जाता है। अरावली करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी में जीवन का विकास हुआ या जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई, चाहे वो वनस्पति के रूप में हो, जल के रूप में हो, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं अरावली का महत्व देखने को मिलता है। ऐसा एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अरावली से जो फर्स्ट टाइम वॉल्केनो इरप्शन हुआ, जिससे जो गैसेस वगैरह निकली, और उससे जो अर्थ में जो आइस एज था, उसकी कहीं ना कहीं समाप्ति होने के बाद कहीं ना कहीं हमें टेम्परेचर में बढ़ोतरी दिखी, जिससे जो है कि वर्षा हुई, जल पृथ्वी पे आया, और उससे जीवन की शुरुआत हमें देखने को मिली। तो जो इसे भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाती है। अगर हम चट्टानों की बात करें तो इसकी चट्टानें पृथ्वी के विकास को समझने में मदद करती हैं, क्योंकि इसकी जो चट्टानें हैं वो कहते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक, जब एक रॉक साइकिल कंप्लीट होती है तो उसमें लास्ट में एक मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, जो कि बहुत ठोस रॉक मानी जाती है, और वो बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर अदर चट्टानों का जब दबाव पड़ता है, जब टेम्परेचर पहुंच जाता है, तब उन रॉक्स का निर्माण होता है, उन चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस तरह की जो चट्टानें हैं वो अरावली में देखने को मिलती हैं, प्राचीनतम अरावली पहाड़ी होने के नाते। उसके बाद अगर हम भौगोलिक विस्तार की बात करें तो अरावली जो है वो भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात। ये इन 4 राज्यों तक फैली है, जिसमें दिल्ली की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होने के नाते इस अरावली का जो है उसके ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि उसके ऊपर रह के ज्ञान अर्जित किया है। जो साउथ कैंपस है वो पूरा एक तरह से अरावली के ऊपर बना हुआ है। अगर हम दिल्ली में अपने राष्ट्रपति भवन की बात करें तो वो रायसीना हिल्स पे बनी हुई है। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली का जो आज के टाइम पे एक QI बढ़ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं अरावली का बहुत बड़ा योगदान है कि जो एक कंट्रोल कर रखा है उसने AQI को। तो और राजस्थान में अरावली का मोस्ट ऑफ द पार्ट राजस्थान में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि राजस्थान में अरावली ने राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि आपका वेस्टर्न राजस्थान है, जो पश्चिमी राजस्थान है, वो आ, अलग है, जिसमें मरुस्थलीय है, हमें डेजर्ट देखने को मिलता है, और उसके पूरब में हमें फॉरेस्ट, वेजिटेशन और हरियाली देखने को मिलती है। तो इस तरह से एक दीवार का काम कर रखा है, राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जो कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दोनों ही रूपों में अरावली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है।
साथ ही इसकी बात करें तो इसका प्रभाव केवल एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर पश्चिम भारत के पर्यावरण पे पड़ता है। जैसे कि हम दिल्ली की बात करें, तो हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा के आसपास वाले जो राज्य हैं, दिल्ली के आसपास वाले जो एरियाज हैं, उन पे भी उनके पर्यावरण को बैलेंस रखने में अरावली का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भूजल रिचार्ज की में भूमिका की, तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि अरावली के पश्चिमी तरफ मरुस्थलीय है और अरावली के पूर्वी तरफ आपका हरियाली और ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो अरावली है, वो जब बारिश होती है तो उससे जो वहाँ की जो वेजिटेशन है, वहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल है, वो एक तरह से जल संरक्षण का काम करती है। उससे वहाँ का जो वाटर टेबल है उसका लेवल इंक्रीज है। इसके साथ ही जो वहाँ के पर्यावरण है, वहाँ की जैव विविधता है, वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनको एक आवास मिलता है इस अरावली के माध्यम से। और साथ ही अगर बात करें कि मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक है, तो जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वो पूरा डेजर्ट एरिया है। भारत का ही नहीं, पूरा विश्व का जो डेजर्ट वाला सबसे बड़ा डेजर्ट, थार डेजर्ट के रूप में जाना जाने वाला जो एरिया है, वो अरावली के वेस्टर्न साइड में है। तो अगर अरावली की हिल्स नहीं रहती है, या अरावली एक तरह से धीरे धीरे समाप्त हो रही है, जो कि गैर कानूनी तौर पर समाप्त हो रही है, और फैसले के बाद जो फिर नियम आते हैं उसके बाद हमें और आगे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जब ये अगर समाप्त होती है, तो इसका जो डेजर्टिफिकेशन है, या फिर जो इसकी जो मिट्टी है, जो कि सैंड के फॉर्म में है, रेत के फॉर्म में है, वो हमें उत्तर जो पश्चिम भारत है वहां तक हमें देखने को मिल सकता है। और जो आज के टाइम पे बहुत हमारे लिए एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में हम जैसे कश्मीर, मनाली या ऊपर वाले स्टेट्स को देखते हैं, तो वहां भी हमें एक रेत के रूप में वो जगह देखने को मिल सकती है। इसके साथ अगर हम जैव विविधता की बात करें, तो अरावली में कई वनस्पतियां हैं, वन्य जीव हैं, पक्षियां हैं, पशु पक्षी हैं, जिनका वो प्राकृतिक आवास है, और यह स्थानीय इकोसिस्टम और मानव जीवन दोनों के लिए ही आवश्यक है। तो इतनी इम्पोर्टेंस के बाद फिर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 20 नवंबर को, कि जिसमें अरावली की एक समान डेफिनेशन दे दी जाती है कि जहां जहां अरावली है उसकी एक ही परिभाषा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अरावली पर्वतमाला के लिए परिभाषा तय की, ताकि जो अलग अलग राज्य हैं वहां पे अलग अलग व्याख्या के कारण कोई कानूनी अस्पष्टता जो है वो ना दिखाई दे, अस्पष्टता खत्म की जा सके, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों से होके गुजरती है। तो जैसे कि अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है सरकार के माध्यम से, या अलग अलग वहाँ की जनता है उसके माध्यम से, अगर उसकी परिभाषा में कोई विवाद होता है कि यहाँ पे कम अरावली है और यहाँ पे ज्यादा अरावली है, तो कम अरावली का हम दोहन किया जा सकता है, वहां पे ज्यादा है तो वो ज्यादा पर्यावरण को महत्व दे रही है, तो इस तरह से हम उसको नहीं छू सकते हैं। और जिसका पर्यावरण में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हम उसका जो है डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के कई विवाद हो सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक यूनिफॉर्म परिभाषा देखने को मिलती है, जिसमें नई खनन लीज पर रोक होने का हमें एक पॉइंट दिखता है कि कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज देने पर रोक लगाई। तो इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण क्षति को रोकना और पहाड़ियों के अन्यत्र दोहन पर नियंत्रण करना। कि अगर जब परिभाषा अलग अलग रहेगी, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे या राजकीय लोग होंगे, वो अपनी परिभाषा बना के उसका दोहन कर सकते हैं, या इलीगल माइनिंग्स या उनका इलीगल दोहन, या अरावली जो पहाड़ियां हैं उस पे जो संसाधन है उनका गैर कानूनी तौर पे दोहन किया जा सकता है। साथ ही कि 100 मीटर की फैसले के अनुसार केवल वे संरचना या पहाड़ियां हैं जिन्हें 100 मीटर से अधिक ऊंचाई प्राप्त है, उन्हें ही कानूनी रूप से अरावली माना जाएगा। तो इस तरह से 100 मीटर की जो एक ऊंचाई वाली शर्त रखी गई, इसमें ऐसा एक सकारात्मक पहलू आता है कि अगर उनकी गैर कानूनी खनन हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है, तो 100 मीटर की रेंज से हम उन्हें नाप के क्या कर सकते हैं, उनको हम पर्यावरण के लिए रख सकते हैं, उनको आगे पारिस्थितिकी तंत्र, जो हमारा जैव विविधता है, जो भी इकोसिस्टम है, हम उनके लिए उनको बचा के रख सकते हैं, ताकि 100 मीटर की भी पहाड़ियां हैं उनका दोहन ना हो सके, उनको बचाने के लिए 100 मीटर के ऊपर वाली पहाड़ियां हैं उनके लिए। तो इसके सकारात्मक पहलू जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सरकार की तरफ से देखने को मिलते हैं, उनकी तरफ से कुछ है कि नई खनन लीज पर रोक से अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध और अत्यधिक खनन पर लगाम लग सकेगी।
जैसे पहाड़ियों और आसपास के पर्यावरण होने पर नुकसान होगी। तो इसमें कानूनी अस्पष्टता में कमी की अगर राज्य अपनी, क्योंकि ये जो फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया है, तो ये पूरे देश के लिए एक समान फैसला रहेगा। तो इस फैसला से के मद्देनजर ऐसा माना गया है कि एक समान जो परिभाषा है वो तय की गई, ताकि जो है अलग अलग राज्य में जो अलग अलग एजेंसियां हैं उनके द्वारा अरावली की अलग अलग व्याख्याएं ना की जा सके और अलग अलग व्याख्याओं के द्वारा उनका दोहन ना किया जा सके। उसके बाद आता है कि पर्यावरण संरक्षण को न्यायिक मान्यता, कि अगर सरकार की तरफ से ऐसा माना जाए कि इस तरह की पहाड़ियों का या जो छोटी पहाड़ियां हैं उनको डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, उनको माइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से हमें गवर्नमेंट में एक तरह से हमें पार्ट मिल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आता है तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए, देश में रहने वाले लोगों के लिए वो न्यूट्रल माना जाता है, जिसमें किसी पार्टी पक्ष विपक्ष की तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ ध्यान दिया जाता है। तो इसमें ये पॉइंट दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह संदेश जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अब केवल प्रशासन बल्कि न्याय भी शामिल है। आंचल, आंचल आपकी आवाज आवाज थोड़ा सा कट रही है, तो क्या आप अपना कैमरा ऑफ कर सकती हैं ताकि आपकी आवाज हमें प्रॉपर सुने? यस, अभी आ रही है आवाज? हाँ, अब अभी अभी ठीक है, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो इसके बाद भी ये कुछ सकारात्मक पहलू है जो देखने को मिलते हैं से। इस बावजूद भी हमें कई अभियान देखने को मिल रहे हैं, हमें और जब इस तरह की ऐसी कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं, मिल रहे हैं। इसके बाद बावजूद भी, सकारात्मक पहलुओं के बावजूद भी जनमानस में जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं चिंता देखने को मिल रही है पर्यावरण को लेके, इकोसिस्टम को लेके, हमारी बायोडायवर्सिटी को लेके। और जिन राज्यों से अरावली गुजर रही है उस राज्य के पर्यावरण को लेके जिस तरह से चिंताओं की बात करें तो मुख्य चिंताओं और संभावित खतरों में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र बाहर। फैसले की ऊंचाई आधारित परिभाषा के कारण अरावली की कई निचली जो पहाड़ियां हैं वो छोटी रेंज और चट्टानी संरचनाएं कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाती हैं, जबकि वे भी अरावली का ही हिस्सा है। तो ऐसा माना जाता है कि जो 100 मीटर से नीचे जो आपकी अरावली की पहाड़ियां हैं, चाहे वो 99 मीटर की हो या 98 मीटर की हो, तो उनको भी एक तरह से उनको भी डेवलपमेंट के लिए कानूनी रूप से यूज किया जा सकता है, उनकी माइनिंग की जा सकती है, जबकि वो भी शायद उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, उतना ही महत्व पर्यावरण को दे रही है जितनी 100 मीटर की जो पहाड़ियां हैं या उससे ऊपर वाली पहाड़ियां। उसके बाद हम बात करते हैं कि निचली पहाड़ियां और रिज असुरक्षित होते हैं इससे, कि अरावली केवल ऊंचे पहाड़ों तक सीमित नहीं है, इसकी निचली पहाड़ियां और रिज भूजल रिचार्ज इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अब उन पर भी सीधा खतरा मंडरा सकता है, कि चाहे वो 100 मीटर से नीचे वाली अरावली रेंजेस क्यों ना हो, अरावली की पहाड़ियां क्यों ना हो, लेकिन भूजल रिचार्ज हो गया, कहीं ना कहीं वो भी जैव विविधता को हेल्प करती हैं, सपोर्ट कर रही होती हैं। उसके साथ जो हमारे वन्य जीव हैं, क्योंकि वहां भी काफी जो है फॉरेस्ट एरिया है, वेजिटेशन एरिया है, चाहे वो छोटी वाली अरावली हिल्स है, जैसे कि हमें बहुत छोटी वाली जो अरावली हिल्स है वो दिल्ली के आसपास देखने को मिलती हैं। तो वहां भी हमें एक तरह से वेजिटेशन, एक फॉरेस्ट, और जो कि दिल्ली के पर्यावरण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो वो छोटी वाली जो अरावली हिल्स हैं या 100 मीटर से नीचे वाली अरावली की पहाड़ियां हैं उनको डेवलपमेंट के लिए यूज करना पर्यावरण के संदर्भ में उचित नहीं लगता है। इसके बाद अगर बात करें कि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, तो इस तरह की जो परिभाषा आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनका फैसला है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो संरक्षण से बाहर हुए जो क्षेत्र हैं वो रियल एस्टेट और सड़क हो गया, औद्योगिकी हो गया, उसको ज्यादा बढ़ावा देंगी। जो इस तरह की पहाड़ियां हैं जो अभी पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में और वहाँ के जो वन्य जीव हैं उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वहां जाके बाद में हमें डेवलपमेंट के नाम पे सड़क और रियल एस्टेट देखने को मिलेगा और बड़ी बड़ी बिल्डिंग और फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी।
जहाँ पे अगर फैक्ट्री, ऐसी जगह पे फैक्ट्री बनने के बाद फिर पॉल्यूशन का और बढ़ना तय है, और टेम्परेचर का और ग्लोबल वार्मिंग का तो ऑटोमेटिक वो इंक्रीज होगा उस एरिया का। इसके साथ बात करें कि पारिस्थितिकी संतुलन पर खतरा होगा, कि इन क्षेत्रों में निर्माण और दोहन बढ़ने से जल संकट, तापमान वृद्धि और जैव विविधता को नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की चिंताएं जनमानस में और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा दिखाई जा रही हैं। तो इसमें क्या जो है एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरण विद हैं, उनकी आपत्तियां देखने को मिल रही हैं कि ऊंचाई आधारित परिभाषा वैज्ञानिक नहीं है। जैसे कि पर्यावरणविदों का कहना है कि किसी पर्वतमाला को केवल उसकी ऊंचाई के आधार पर परिभाषित करना वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ ऊंचाई को लेके कि क्या सिर्फ जो है कि वही एक जो आंकड़ा दिया गया है कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां या 100 मीटर से जो नीचे पहाड़ियां हैं वो एक समतल जमीन के तरह उन्हें देखा जाना, ये सही नहीं है। क्योंकि वहां भी बिल्कुल वैसे ही जंगल, वहां की जो वेजिटेशन है, वहां की लाइफ है, और जो आपका भूजल, जो एक वाटर टेबल वहां का मेंटेन होके रहता है, वहां का सोइल इरोजन हो गया, वो सारी चीजें, वो पहाड़ियां उनमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो क्योंकि पर्वत की पहचान उसकी संरचना से होती है, ना कि सिर्फ ऊंचाई से। और जैसे कि हमें पता है कि अरावली जो है वो पूरे विश्व की प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक मानी जाती हैं, जिसका एक तरह से हमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में, पृथ्वी के जन्म की और पृथ्वी पे जो एक लाइफ आई है, एक जीवन आया है, उसकी उत्पत्ति के बारे में हमें उन पहाड़ियों से पता चलता है। एक तरह से वो हमारे लिए एक कैलेंडर का काम करती हैं। उनकी जो चट्टानें हैं, उनकी जो संरचना है, तो सिर्फ क्या ऊंचाई की परिभाषा देके उन पहाड़ियों को डेवलपमेंट के लिए यूज करना क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ सकता है। तो उसके अलावा फिर अगला पॉइंट है कि भूवैज्ञानिक संरचना की अनदेखी, क्योंकि अरावली की जो विशिष्ट चट्टाने हैं, उनका जो फोल्ड है कि वो किस तरह से जो है भूगर्भ में किस तरह से उथल पुथल होके उनकी जो इंडोजेनिक फोर्सेस के थ्रू वो जो चट्टाने बनी हैं, उनका जो फॉल्ट है, लाइन है, उनकी जो रिज है, मिट्टी की बनावट है, इसको एक वो अलग पहचान देती है। भारत को ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के स्तर पर भी अरावली का एक इम्पोर्टेंट रोल है। कि जब भी हम जर्नल में या जीके में या करंट अफेयर में पढ़ते हैं कि सबसे प्राचीनतम जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, तो हमारे पास आंसर आता है कि अरावली रेंज। इसके बाद अगर बात करें कि इकोसिस्टम पे आधारित संरक्षण की जरूरत है इसे, कि विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली को एक पूरे इकोसिस्टम के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें वन, जल स्रोत, वन्य जीव और मानव समुदाय शामिल है। केवल पहाड़ों को अलग से देखने से संरक्षण अधूरा रह जाएगा, कि इसे पहाड़ों को सिर्फ पत्थर ना समझा जाए, पहाड़ों को सिर्फ चट्टाने ना समझा जाए, पहाड़ों को सिर्फ उसके उसमें क्या क्या जो एक्टिविटीज है, माइनिंग एक्टिविटीज, उनमें क्या क्या मिनरल मिलते हैं, उनके रूप में ना देखा जाए। क्योंकि उनमें वेजिटेशन होता है, एक वन्य जीव का वो घर होता है, पशु पक्षियों का घर होता है। और जो 4 राज्य हैं वो एक तरह से हमें देखने को मिलते हैं कि वो पॉपुलेटेड स्टेट्स भी हैं, वहाँ पे अच्छे खासी पॉपुलेशन में लोग भी रहते हैं। तो उन पहाड़ियों पे बसे जो लोग हैं, जिनका जो वहाँ पे व्यवसाय है, उनका जो सांस्कृतिक जो संदर्भ है वो उन पहाड़ियों से पूरा होता है। तो इन सब चीजों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। फिर इसके बाद हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चिंता व्यक्त की जाती है। तो इससे एक अभियान हमें देखने को मिलता है युवाओं के बीच, वहाँ के लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि हैशटैग जो सेव अरावली अभियान है वो अभी के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग में है। तो इससे क्या इससे हमारे सामने कुछ पॉइंट्स सामने आते हैं कि संगठित जन अभियान में, पर्यावरणविदों की पहल में, कि इस अभियान की शुरुआत पर्यावरण विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने की, कि जब पता चला कि 100 मीटर की जो अरावली है, अगर उससे नीचे वाली अरावली को हम डेवलपमेंट में, माइनिंग में यूज कर सकते हैं, या अन्य जो विकास के कार्य हैं उनको, उनमें जब हम यूज करेंगे तो लगभग अरावली का 90% जो हिस्सा है वो खत्म होने की कगार पे आ सकता है, और जिससे पूरा का पूरा डायरेक्ट इफेक्ट हमें पर्यावरण पे देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने अरावली को हो रहे पर्यावरण नुकसान और सुप्रीम कोर्ट की सीमित परिभाषा पर चिंता जताई, उसके बाद में जब इस तरह की चिंताएं सामने आई, इस तरह की रिपोर्ट्स हमें देख, तो पता चला कि जो राजनीतिक नेताओं ने भी बढ़ चढ़ की जो भागीदारी ले रहे हैं, इस पे बात रख रहे हैं कि अब यह मुद्दा केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा है,
यह विभिन्न जो राजनीतिक दल के नेता हैं इनमें भी शामिल हो रहा है, जिससे यह विषय जो है वो नीति और कानून के स्तर पर भी प्रभावशाली बन रहा है। उसके बाद राजनीतिक दलों में, राजनीतिक नेताओं के बीच में भी ये मुद्दा उभर के आ रहा है। तो साथ ही साथ जो नागरिक हैं, जन समुदाय है, उनके बीच में भी ये जो मुद्दा है वो एक चिंता का विषय बन रहा है, और जिस वजह से हैशटैग सेव अरावली अभियान हमें देखने को मिलता है। जैसे शहरों और जो गांवों के नागरिक समूह हैं और सामाजिक संगठन है और स्थानीय लोगों की रैलियां, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग में चलना इस मुद्दे का, जनहित याचिकाओं के जरिए अपनी आवाज उठा रहे हैं लोग कि इस तरह की जो परिभाषा दी जा रही है, परिभाषा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फैसला सुनाया गया, तो क्या इसकी सिर्फ ऊंचाई को लेके हम इस तरह के फैसले में आ सकते हैं, इस तरह के फैसले पे हम आगे कार्य कर सकते हैं? क्योंकि इसकी जो ऊंचाई की बात करते हैं तो जो ऊंचाई है वो एक क्लियर डेफिनेशन हमें नहीं देखने को मिलती है कि जो परिभाषा है इसकी जो ऊंचाई है वो कहाँ से नापी जाएगी। कि अगर हम तल की बात करें तो जो, अगर हम जमीन की बात करें तो जो सरफेस एरिया है, अर्थ का सरफेस है, लैंड पार्ट है, वो इवन नहीं है, वो अनइवन है। कि अगर हम उसका मेजरमेंट करते हैं तो वो कहीं से 100 मीटर आएगा, तो कहीं पे वही 100 मीटर की जो पहाड़ियां हैं वो 99 मीटर भी आ सकती हैं। तो इस परिभाषा से ये आंकड़ा देने से जरूरी नहीं है कि वो 100 मीटर की पहाड़ियां भी बच जाएं। तो क्योंकि हमारी जो, हम जो लैंड पार्ट की डिस्टेंस है उसकी जो हम ऊंचाई को नापते हैं वो हम समुद्र तल से नापते हैं, तो इस तरह से जो परिभाषा है उसमें भी हमें क्लियरिटी देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि नीति निर्माण और राजनीति और समाज पर किस तरह से ये असर डाल रहा है, तो राज्य में नई नई पर्यावरणीय बहस छिड़ रही है इससे, कि जैसे राजस्थान, हरियाणा और अन्य प्रभावित राज्यों में विकास परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई बहस शुरू हो गई, जिससे सरकार पर अपनी नीतियों पर दोबारा समीक्षा करने का दबाव पड़ रहा है। क्योंकि वही चीज की परिभाषा तो यूनिफॉर्म हो गई है, जितने भी राज्य में अरावली है उसमें सेम यही परिभाषा रहेगी, इसी परिभाषा के अंतर्गत हम अरावली की माइनिंग कर सकते हैं और अरावली को डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बट जो ये परिभाषा दी गई है इसकी जो हाइट है, क्योंकि हाइट के साथ साथ एक पॉइंट ये भी दिया गया है कि अरावली, जो भी अरावली की पहाड़ियां हैं वो अगर डिस्टेंस में 500 मीटर से दूरी पे पाई जाती हैं तो उनको भी डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से जो परिभाषा दी गई है वो एक स्पष्ट परिभाषा देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद है विकास बनाम संरक्षण का टकराव, कि एक ओर आर्थिक विकास, आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें हैं, तो दूसरी ओर पर्यावरण संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा। अरावली का जो यह टकराव है वो सबसे स्पष्ट रूप से सामने लाती है कि क्या इस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं, कि हम अपने पर्यावरण को भी बचा लें। क्योंकि जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो फिर ये जो विकास है, ये विकसित भारत है, इसको हम किस नजर से देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि नीति निर्माण पर दबाव, की जन आंदोलन, मीडिया कवरेज और राजनीतिक बहस के कारण सरकारों और प्रशासन पर सख्त पर्यावरणीय कानून और स्पष्ट नीतियों बनाने का दबाव पड़ रहा है। साथ ही कि राजनीतिक प्राथमिकताओं और सामाजिक चेतना को भी प्रभावित कर रही हैं ये सारी चीजें। इसके साथ ही भविष्य की रणनीतियां और कदमों पर ध्यान दिया गया है कि वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक आधार पर परिभाषा किस तरह से होनी चाहिए, कि क्या सिर्फ उसकी ऊंचाई देखकर ही हम ये मान लें कि किसको हम डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, कहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, किन पहाड़ियों को हम पर्यावरण के लिए यूज कर सकते हैं, किन पे हम रोड बना सकते हैं, औद्योगिक जो है वो स्थापित कर सकते हैं। तो इसके साथ ये है कि अरावली को केवल ऊंचाई के आधार पर नहीं, बल्कि इसकी जो भूवैज्ञानिक संरचना है, रिज और उसकी मिट्टी, जल स्रोत, पारिस्थितिकी महत्व के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कि राज्यों में सख्त संरक्षण कानून होने चाहिए, कि प्रत्येक राज्य में अरावली क्षेत्र के लिए स्पष्ट और कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो अवैध खनन है, अतिक्रमण है और वनों की कटाई पर रोक लगाई जा सके। क्योंकि सिर्फ ऊंचाई के नाम पे या उसके जो उसकी हाइट है उसको लेकर सिर्फ हम ये चीज नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि उसको हम डेवलपमेंट के लिए यूज करें। तो इसके साथ ही जो इसकी जो भूवैज्ञानिक संरचना है, कि कौन सी जो अरावली की पहाड़ियां हैं जिनका अभी इतना पर्यावरण में या एनवायरनमेंट में रोल नहीं है, उनको हम यूज में ले, भले ही उनकी हाइट
100 मीटर से छोटी हो या उस 100 मीटर से बड़ी हो। साथ ही कि किस तरह से कि किन अरावली पहाड़ियों को काट के अगर हम उनको डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं तो क्या इससे जो है वन्य जीवों पर असर पड़ेगा, वहां पे रहने वालों पे क्या असर पड़ेगा, ये पॉल्यूशन को फिर इंक्रीज करने में कितना इसका रोल हो जाएगा। तो इन सब चीजों पे भी ध्यान देते हुए इसकी परिभाषा दोबारा से जो है वो बनाई जानी चाहिए। साथ ही है कि कोर्ट सरकार और विशेषज्ञों में समन्वय, कि सिर्फ सरकार या फिर सरकार के द्वारा ऐसी बात कही जाना या कोर्ट के द्वारा इस तरह के फैसले लेना ही पर्याप्त नहीं है। इसमें हमें इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं, जो पर्यावरण विद हैं, उनसे भी और कुछ एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे भी हमें इस तरह की जो है बहस या फिर इस तरह बात करके हमें उनकी जो है इस तरह के फैसले लिए जाने चाहिए कि प्रशासन और पर्यावरण विशेषज्ञ से मिलकर नीति तैयार की जानी चाहिए, ताकि जो संरक्षण है और विकास में एक संतुलन बना पाए, कि ऐसा ना हो कि पर्यावरण के नाम पे हमारे पास कुछ ना रह जाए और विकास ही विकास आगे बढ़ता रहे। इसके साथ ही स्थानीय समुदाय की भागीदारी की बात करें तो स्थानीय लोग, किसान और नागरिक समूह संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल हों। उनका सहयोग जल स्रोतों, वन क्षेत्र और पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए अहम है। इसके साथ ही वैज्ञानिक, कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से एक समग्र रणनीति अपनाई जानी चाहिए। तो इस तरह की इस विषय पर चर्चा करने के बाद अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में ये सामने आता है कि अरावली की रक्षा केवल पहाड़ों की रक्षा नहीं है, क्योंकि अरावली सिर्फ जो है ऊंचाई वाली पहाड़ियों का समूह नहीं है, यहाँ एक पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं हमें। वहाँ पे जल स्रोत है, जैसे कि हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो वेस्टर्न राजस्थान में एक तरह से हमें जो ग्राउंड वाटर देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं उसमें अरावली अहम भूमिका नजर आती हुई हमें देखने को मिलती है। वहाँ के जो कुएं हैं, वहाँ के जो तालाब हैं, वहाँ की जो एक जो सीजनल नदियां जो निकल के आती हैं अरावली से, तो वो जो वेस्टर्न राजस्थान में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद में जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, वो सारा जो है वो उस एरिया में एक रोल प्ले करती हैं, एक अहम भूमिका निभाती हैं। उसके बाद बात करें कि भविष्य की पर्यावरण सुरक्षा की लड़ाई, तो अरावली का संरक्षण हमारे आने वाले समय कि जल और खाद्य, जलवायु और जैव विविधता संतुलन के लिए जरूरी है। अगर इसे बचाया गया तो पर्यावरणीय संकट और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। क्योंकि जब भी हम पर्यावरण के साथ ऐसा कुछ करते हैं या फिर हम बिना सोचे समझे पर्यावरण पर्यावरण के साथ हस्तक्षेप करते हैं, उसका इस तरह से हम डिसीजन लेते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपदाओं के रूप में हमें नजर आती हैं, या फिर जो है वो हमें क्या इस तरह से, जैसे जब हम कुछ भी करते हैं तो हर चीज का आउटकम हमें देखने को मिलता है, रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर हम इस तरह से विकास करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका जो रिजल्ट होगा वो हमें नकारात्मक रूप से ही हमारे सामने और मानव समाज के सामने देखने को आएगा। उसके बाद बात करते हैं कि सकारात्मक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है इसमें, कि संरक्षण केवल कानून या अदालत के फैसलों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें वैज्ञानिक अध्ययन और जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट में जो वहाँ की हिल्स है, वहाँ की पहाड़ियों की बात करते हैं, तो 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग उन पहाड़ियों में वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका जो है वो दायित्व बनता है, वो डिसीजन लेते हैं कि यहाँ के जो है वो फॉरेस्ट या फिर वहाँ के पर्यावरण, यहाँ वहाँ के जो वेजिटेशन है उसमें वहाँ पे बाहर का कोई आके कितना हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसी तरह जो अरावली वाला एरिया है या जो अन्य पहाड़ियां हैं, उनके स्थानीय समुदायों की भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ में नीति निर्माता और नागरिक समाज की सक्रिय भूमिका बहुत जरूरी है। उनके लिए ये इस तरह की अवेयरनेस, जागरूकता बहुत जरूरी है कि वो अरावली जो रेंज है वो सिर्फ एक हमारा घर नहीं है, वो एक पर्यावरण के लिए, वहाँ के जल के लिए, वहाँ का जो एक भौगोलिक स्ट्रक्चर बनाता है कि एक तरफ मरुस्थल, दूसरी तरफ जो है हमारा राजस्थान में हरियाली वाला पार्ट दिखता है। तो इस तरह की जो जागरूकता है वो वहाँ की जनमानस में होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही कि
सकारात्मक संक्षेप में बात करें कि ये जो है ये भविष्य के लिए, ना कि हमारे आज के टाइम के लिए, आज के वर्तमान के लिए जरूरी है, बल्कि इस तरह के जो डिसीजन है, इस तरह के निर्णय हैं, वो भविष्य के लिए भी एक इम्पोर्टेंट या एक प्रभावशाली इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। उसके बाद अंत में जो मैंने एक अपने भूगोल विभाग जो मेरा डिपार्टमेंट रहा है, उसमें जो मैंने एक आर्टिकल पब्लिश करवाया था कि जिसका शीर्षक रहा है विकास के घूंघट में आपदाओं का आमंत्रण। तो ये एक तरह से इस पूरा जो अभी मैंने अपना वक्तव्य दिया है, इसका एक निष्कर्ष रूप है, जो कि मेरे शब्दों में ही और मेरे द्वारा ही लिखा गया है कि चारों ओर विकास की गूंज सुनाई देना आम बात है। विकास रूपी कंधे पर शक्ति प्रदर्शन रूप बंदूक चलाकर आपदा रूपी लक्ष्य पर निशाना लगाना, यह समाज अथवा देश की अवधारणा बन चुकी है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ एवं प्रतिस्पर्धा से ज्यादा संसाधनों का उपयोग कर प्रकृति के साथ खिलवाड़, दरअसल प्रकृति के साथ नहीं, मनुष्य स्वयं के साथ खिलवाड़ करने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि प्रकृति आपदा के माध्यम से खुद को संतुलित करने में सक्षम है। हमें अपने आसपास अक्सर सुनने को मिल जाता है कि पर्यावरण बचाओ, पृथ्वी को स्वर्ग बनाओ, सबको देनी है सुरक्षा, पर्यावरण की करो सुरक्षा। तो अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को स्वयं और समाज की सुरक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति और I think she lost her network. I think, sir, she lost her network or something. Okay, so directly go to the guest of honor. No, or she is here. She is here. Okay, okay. So stop because it's too long. So go for your question answer round. Okay, so आंचल आप हैं यहाँ पे अभी? सुन पा रही हैं आप? Okay. ओके, आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यू था तो इस वजह से, बट हमने आपको सुन लिया और बहुत ही बेहतरीन आपकी प्रस्तुति रही, आपके व्याख्यान की प्रस्तुति रही। अरावली की ऐतिहासिकता और उसकी प्राचीनता से लेकर समकालीनता के जितने भी आधार हैं, वो सभी आपने अपने व्याख्यान में समेटे। इट वाज़ अ वेरी कमेंडेबल वर्क। अगेन कांग्रेचुलेशंस आंचल आपको। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और कुछ प्रश्न जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न है वो ये है कि जो शहरीकरण है, जो शहरीकरण की एक जो शहरीकरण बढ़ रहा है, वो किस तरीके से अरावली को, या अरावली ना कहकर हम प्रकृति कह दें, तो किस तरीके से प्रकृति को आज के दौर में, समकालीन दौर में प्रभावित कर रहा है? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी हाँ, आवाज़ आ तो रही है। क्या एक बार अपना प्रश्न आप दोबारा दोहराएंगे? हाँ, हाँ, जी, बिल्कुल। मैं पूछ रहा हूँ कि चूँकि अरावली की आज बात हुई और अरावली, जैसा कि मैंने कहा, अरावली ना कहकर हम प्रकृति भी कह सकते हैं, क्योंकि अरावली भी उसी प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। तो जो शहरीकरण की समस्या हमें आज देखने को मिल रही है, समकालीन दौर में जो शहरीकरण की समस्या देखने को मिल रही है, तो उसके क्या प्रभाव हैं अरावली पर या प्रकृति पर? हाँ, तो अगर हम शहरीकरण की बात करें, तो शहरीकरण जाहिर-सी तौर है कि बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। इसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं। साथ में एक माइंडसेट है कि पूंजीपति और व्यापारी वर्ग का, कि प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देना। तो ये जो प्रॉफिट पे ध्यान देने वाली चीज़ें और बढ़ती हुई जनसंख्या ही शहरीकरण का कहीं न कहीं कारण बन रहा है, और जिसमें आज फिर हमें इस तरह के फैसले देखने को मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियाँ जो हैं वो पहाड़ियाँ रहने वाली हैं, उससे नीचे जो पहाड़ियाँ होंगी वो शहरीकरण के लिए, यानी कि डेवलपमेंट के लिए उनको यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उन पे इस तरह के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ओके, ओके। सो दैट वाज़ अ रियली गुड आंसर। चूँकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो एक आखिरी सवाल जो हम सभी अपने वक्ताओं से पूछते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक सीरीज़ के साथ? क्या कुछ नया आपने सीखा इस इनिशिएटिव, इस पहल के साथ जुड़कर? हाँ, तो मेरा जो अनुभव है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इस सीरीज़ में जुड़ने के बाद
और जैसे कि मेरे को पता चला कि मेरे को इस सीरीज में जुड़ना है एज ए स्पीकर के तौर पे, तो जो जिस विषय के बारे में मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी, जिसे मैं बस ऊपर से जानती थी कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट का 20 नवंबर को 2025 में ये फैसला सुनाया गया है कि ये इतनी ऊंचाई की पहाड़ियां हैं, और उसके अलावा जो भी है वो माइनिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए या शहरीकरण के लिए यूज की जाने वाली हैं। जैसे कि सोशल मीडिया ट्रेंड पे वीडियोस आ रही है, उनके माध्यम से बच पाया जो थी। उससे पहले मैं टॉपिक के बारे में जो मैं रिसर्च की, में जाना, इसके जो सुप्रीम कोर्ट देने का पर्पस था, उसके जो सकारात्मक परिभाषा जो बोली गई से हमको एक डीप जो नॉलेज मिली है, वो उससे मैं कह सकती हूँ कि मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ है कि जो एक ट्रेंड में जो आज का युवा है वो करके ऊपर से जानकारी प्राप्त कर लेता है और फिर आगे जाके उसी को फॉरवर्ड करता है। तो ये मेरे को जान के खुशी हुई है कि मेरे को इसकी मैंने जो गहराई से रिसर्च की है, जो वर्ल्ड देखी है, उसके बाद फिर कि जो अरावली जो और भी जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में जो जानकारी मिली है, तो ये जान के और इस बारे में गहन अध्ययन करके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है कि मेरे को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये चीज़ करने का मौका मिला और आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला। Okay, thank you. Thank you, Anchal. It was really wonderful having you today as a speaker. It could be some like disturbances from my side. Also, if you could like mention about today's pre-made, how was that? Because it was very last moment. बहुत आखिरी मौके पर एज ए स्पीकर हमने आपको इनवाइट किया था, तो आज का आखिरी का जो प्रीमीट था उसमें भी ढेर सारे सजेशंस आपको दिए गए थे और उसको भी आपने इंक्लूड किया। तो मैं ही बता देता हूँ लाइक चूंकि बहुत आखिरी मौके पर हमने आंचल को एज ए स्पीकर इनवाइट किया था और आंचल ने ढेर सारी चीज़ें ऐड की। लास्ट प्रीमीट जो हमने आज दोपहर में 1 बजे की, उस पे शी वाज जस्ट गोइंग फॉर लाइक जस्ट 13 मिनट्स and she evolved too much, so that is something which is very much appreciative. So it was a very commendable work, Anchal. Now proceeding further, I would like to invite our today's guest of honor, Dr. Naval Prasad Singh sir, once again for her final remarks over today's topic and over this initiative as well. आंचल, आपकी लेक्चर से बहुत कुछ हमें भी ज्ञान मिला है और आप हिंदी से अध्ययन कर रही हैं, लेकिन आप जहाँ बैठी हैं वहाँ की पीछे जो आपकी दृश्य दिख रही थी उसमें आप ज्योग्राफी छूटा नहीं है, भूगोल छूटा नहीं है अभी भी। तो भूगोल मीन्स जिसको हम ज्योग्राफी, भूगोल या इतिहास, संस्कृति, ये पर्यावरण, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। जब उसमें साहित्य आ जाती है तो उसमें सुंदरता आ जाती है, क्योंकि साहित्य जब तक जो है अपनी कोई चीज के हम जब तक शब्दों में समेटते नहीं है, शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उसकी असलियत ज्ञान पता नहीं चलता है। तो साहित्य भी आपने रखा, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भूगोल को साहित्य से जोड़ा। अब हम आपके लेक्चर पर आ जाए, क्योंकि 1 मिनट और बोल रहे हैं। साहित्य में देखिए, ये पुराने फिल्मों को आप देखेंगे तो सावन की बरसात पर ही सैकड़ों फिल्म बने हैं, बसंत ऋतु पर फिल्म बने हैं, कहानी, कविताएं सभी लिखी गई है, लेकिन उसमें प्रकृति हर जगह है। प्रकृति और ये साहित्य का बहुत अटूट संबंध है, इसको हम अलग नहीं कर सकते, और साहित्य के माध्यम से बहुत ज्ञान हमें प्राप्त होती है। ये एक बहुत अच्छी आपको प्लेटफॉर्म मिली जहाँ की आपने दोनों को जोड़ने का प्रयास किया। अब हम अरावली पर आ जाए। अरावली एक ऐसा माउंटेन है जो कभी हिमालय से पहले था। जब हिमालय का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, वो हिमालय का फॉर्मेशन कैथिस सी पर, उस समय अरावली माउंटेन था हिंदुस्तान में हिमालय की तरह। और इससे जो हिमालय से जो अरावली से नदियां जो निकलती थी, या तो अरबियन सी में जाती थी, या जहां हिमालय आ जाए वहां टेथिस सी में नदियां जाती थी। लेकिन थ्रू अ टाइम जो प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस हुआ, और उस मूवमेंट के कारण जो है सो
ये हिमालय जहाँ थी वहाँ हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, साथ साथ एक प्राकृतिक नियम है, आपने डेविस की थियरी पढ़ा होगा। तो डेविस थियरी में यही बताया जाता है कि कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ साथ डिग्रेडेशन भी शुरू होता है। तो जब कोई माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ तो उसके साथ साथ प्रकृति की हवा, जल, ये सब जो है उस पर काम करना शुरू करती है और उसका डिग्रेडेशन शुरू होता है, और वो बचा हुआ अवशेष अरावली माउंटेन है। अब हम आ जाते हैं कि अरावली को हम जितनी छोटे तरह से हम देख रहे हैं उतनी है नहीं। इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। इस अरावली के क्षेत्र में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से। तो आप इमेजिन कर सके कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है कि माइग्रेटरी बर्ड्स कम्स टू द फ्रॉम साइबेरिया टू द दिस अरावली रेंज। सेकेंड, अगर गुजरात में आप जाएंगे तो जितनी भी लायंस हैं, ये वाइल्ड लाइफ बहुत रिच है अरावली रेंज में। राजस्थान का आप कल्चरली या हिस्टोरिकली थोड़ा जाएं तो हिंदुस्तान में अगर कोई एक लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो कल्चर को प्रोवाइड किया, वो राजस्थान से ही निकला है। आज आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे तो आपको मिलेगा कि आदमी राजस्थान के क्षेत्र से माइग्रेट किया है। कितना रीच होगा, अब इतिहास इसकी कितनी रीच होगी, इसकी प्रकृति कितनी रीच होगी, इसकी उत्पादन कितनी रीच होगी, आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से लोग दूसरे जगह माइग्रेट किए जब मुगल साम्राज्य का स्थापना हुई तब। उसके पहले सबसे ज्यादा पॉपुलेशन राजस्थान में हुआ करती थी, जिसको हम लोग डेजर्ट कहते हैं। वो डेजर्ट नहीं, कभी सोने का खदान था। आज भी आपने देखा होगा पीछे कुछ साल पहले जो पेट्रोलियम निकला है, तो जिसके लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, आज हमारे राजस्थान में पेट्रोलियम भी है। तो अरावली एक छोटी चीज को नहीं प्रोवाइड करती है, बायोडाइवर्सिटी को रिच बनाती है। साथ साथ जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए? वायु, जल, मिट्टी। और दिल्ली, हरियाणा का इधर का पार्ट जो है, कुछ राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ की मिट्टी खेती के लायक बहुत अच्छी है, जिस पर अच्छी तरह से खेती की जा रही है। लेकिन अब उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, आपके हम उस संदर्भ में आएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी के साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी इस एरिया की ज्यादा है। अभी के महीनों में, ठंडी के मौसम में, आप जब थोड़ी थोड़ी दुकान पर जाएंगे मटर खरीदने तो राजस्थान की मटर मिलेगी। तो ये भी उसकी बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है। साथ साथ जो हिल्स हम छोटे छोटे देख रहे हैं, ये सभी हिल्स जो है, ये कह सकते हैं कि स्मॉल वाटर टावर है। हम हिमालय को बिगेस्ट वाटर टावर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, बट दिस स्मॉल हिल्स आर द वाटर टावर ऑफ दिस लोकेशन बिकॉज इट्स प्रोवाइड लॉट्स ऑफ वाटर टू द ग्राउंड। इट्स वर्क्स एज ए ग्राउंड रिचार्ज। तो पूरे दिल्ली के पास जो रीज है, रीज को हम लंग्स के रूप में भी जानते हैं। जैसे शरीर में लंग्स होता है, इसको चलाने के लिए हवा चाहिए शुद्ध, उस तरह से ये रीच लंग्स के रूप में काम करता है। जब हरियाणा में भी, राजस्थान में भी जितनी भी हिल्स हैं, ये छोटी हो बड़ी हो, हाइट से आपने अच्छी बात रखी कि हाइट से उसकी अच्छाई को नापा नहीं जा सकता। अच्छाई छोटे में भी हो सकती है, बड़ी में भी हो सकती है, किसी भी हाइट से हो सकती है। ये आप इकोलॉजिकल, आप लोग जानते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो होती है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस में सराउंडिंग्स, इवन द स्मॉल पॉन्ड्स प्रोवाइड द बिगेस्ट इकोलॉजी। तो पूरे अरावली जो है इस क्षेत्र की ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, एग्रीकल्चर को ये बनाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्मॉल लेवल में है। आप देखते हैं कभी कभी बड़ा दुखद होता है कि जो लेपर्ड जो है सो शहरों में घुस आते हैं, क्योंकि उनकी एरिया को हम इंक्रोच कर रहे हैं। उनकी दोष नहीं है, वी आर इंक्रोचिंग दैट एरिया। कल्चर को प्रोवाइड करता है। साथ साथ अरावली हेल्प्स इन द मेकिंग मानसून। ये मानसून का मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे
तो ये अरावली रेंज ही है जो कि पूरे मैकेनिज्म ऑफ मानसून को काम करती है, क्योंकि इधर लो प्रेशर बनता है तो हाई प्रेशर से हवा इधर आती है, और इसमें कई मैकेनिज्म है, लेकिन एक वो जो लो प्रेशर हाई प्रेशर का मैकेनिज्म है, अरावली का बहुत बड़ा रोल है। और हिंदुस्तान में मानसून के कारण वर्षा होती है, उसमें भी अरावली का बहुत बड़ा रोल है। सेकेंड, हम वाटर सेट पढ़ते हैं। वाटर सेट जो है यहाँ पर तभी हो सकता है जहाँ पर थोड़ी हाइट हो, फॉरेस्ट हो, ग्रास हो, वाइल्ड लाइफ हो, एंड इकोलॉजिकली रिच हो, then it becomes a watershed. And these all hills of the Aravalli Range are working as the watershed of this location. तो ये एक बहुत बड़ी ये है। और आप दूसरे शब्दों में अगर किसी को घर सजाना है तो मकराना के पत्थर लाना है, मार्बल्स का नाम सुने होंगे, ये राजस्थान से आती है, और राजस्थान की इतना ही तक नहीं है। राजस्थान कहने का मतलब मीनिंग यहाँ हमारा अरावली से है, वो इतना ही तक नहीं है। कल्चर वर्ल्ड वाइड फेमस है राजस्थान की कल्चर या अरावली रेंज की कल्चर। किसी भी देश में जाएंगे, जो नॉर्थ इंडिया में अगर टूरिस्ट आते हैं तो सीधे दिल्ली नहीं रुकते, दिल्ली से सीधे जयपुर चले जाते हैं, जिसको हम लोग डेजर्ट के रूप में जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी विविधता है इस क्षेत्र में। हम इतिहास से लेकर के भूगोल, संस्कृति, कल्चर सभी को हम एक साथ जोड़ते हैं। तो अब हम थोड़ी सी ये जो डिसीजंस जो आए हैं, हमारे देश में एक बड़ी विडंबना है कि हम इनपुट आउटपुट मॉडल पर काम करते हैं। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है, कितना खाद बीज डालेंगे तो इतना प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन कहाँ कैसी मिट्टी हो इसकी भी पहली जानकारी होनी चाहिए। इसलिए अब देखेंगे रसिया के या कोई भी डेवलप कंट्री है, वहाँ प्लानिंग कमीशन में जोग्राफर्स बहुत है, because they provide the geographical input for the development activities। तो वो भी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के तो जुडिशियल बॉडी है, जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके आधार पर ही डिसीजन देगी। जबकि एक कंट्राडिक्ट है कि एक तरफ अरावली के छोटे हिल्स को छोटा मेजर करके की जा रही है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की ही डेली रूलिंग आ रही है कि पोल्यूशन कम करो, और पेड़ लगाओ। और पेड़ कहाँ लगेंगे जब स्पेस होगा? स्पेस कहाँ? अरावली है, बचा है, तीनों लिंक है। बाकी सब तो अनऑथराइज डेवलपमेंट हो गया। दिल्ली के 60% एरिया जो है सो अनऑथराइज डेवलप हो गया। यू कैन नॉट फाइंड इवन अ सिंगल ट्री। तो तीनों का लिंक है, लेकिन कोर्ट की दोस्त तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो कोर्ट में इनपुट दी जाती है, जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो भी सूचना दी जाती है, उसी के आधार पर कोर्ट काम करती है। आपका ये भी अच्छा सुझाव था कि इसमें इन्वायरमेंटलिस्ट को भी रखा जाए, डेवलपर्स को रखा जाए, जो अलग अलग क्षेत्र के, और लोकल पार्टिसिपेशन। क्योंकि किसी भी लोकेशन का लॉन्ग टर्म स्टडी रिसर्च लोकल लोग ही करके रखते हैं। जो जहाँ रहता है हम लोग रिसर्च करते हैं, किताबों में पढ़ते हैं किसी की लिखी हुई, अपने फिर जाते हैं थोड़ी समय में, लेकिन जो वहां रहता है उसी से पूछते हैं। रिसर्च में हम जब भी जाते हैं तो किससे पूछते हैं? उसी से पूछते हैं कि हाँ ऐसा कैसे हो गया। मीन्स कोई भी डिसीजन मेकिंग में इस तरह की पार्टिसिपेशन होना जरूरी। तो बहुत बड़ी अच्छा आपका रहा कंट्रीब्यूशन, सो थैंक यू वेरी मच। नाउ ओवर टू शैलेंद्र जी। Thank you, sir, for your remarks and for such a panoramic remarks, which given, which has just provided us so much of knowledge, so much of the panoramic knowledge, apart from the aspects which has already been discussed by Ms. Achal. So thank you so much, and thank you so much once again for gracing us with your presence as guest of honor in this session. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you sir. to all. Yes, sir. Thank you to all. Thank you, sir. Now it's time to wrap up the session, and for wrapping up the session and for providing vote of thanks, I would like to invite Dr. Akriti. Ma'am, ma'am is an assistant professor at Department of History, Shamlal College Evening, University of Delhi. Ma'am, please.
Thank you, Shailendra. Thank you so much for inviting me to give away the vote of thanks. So, first of all, of course, I want to thank our speaker for choosing such a vibrant and important topic which is going on. So, thank you, Achal. Thank you so much. And it was a spur the moment thing, it was the last moment thing, but you have presented very well. So, well done. Thank you. And so, give away the vote of thanks. First of all, I would like to express my gratitudes towards our principal, sir, Professor Nachiketa Singh, Dr. Pramod Kumar Dwivedi, sir, in charge of IQAC, convener of GSTS, Dr. Pramod Singh, and founder and advisor of GSTS, Dr. Manish Karmbar, sir. Special thanks to our guest of honor, sir. Thank you, Professor Naval Prasad Singh, sir. Thank you so much for your valuable insights. And thank you, Shailendra, and other moderators who are here and working so hard. So thank you, everyone. Thank you, our audience. Please join us on next Sunday